Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is me Asif Awan, your biology teacher. Students, as we are discussing the human embryonic development, and you know that this embryonic development completes in about 9 months inside the female body, inside the mother's body. So dear students, सवाल ये पैदा होता है कि जब एक एम्ब्रियो, एक फीटस 9 महीने तक मां की बॉडी में है और वो सरवाइव कर रहा है, सो इसका मतलब कि उसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और साथ साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई फ्रॉम दी फीटस और डेवलपिंग चाइल्ड टू द मदर्स बॉडी कैसे होगी, और उसके साथ साथ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हम जाएंगे टू द टॉपिक placentation. And what is placentation? Placentation is actually the process of arrangement or the formation of placenta of woman's or a female animal's uterus. जो हमारे पास फीमेल एनिमल्स हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स में जो फीमेल्स हैं, उनमें एक्चुअली जो एम्ब्रियो है उसकी सराउंडिंग में कुछ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स होती है, और वो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स एक्चुअली क्या है, वो अरेंजमेंट आपके पास है प्लेसेंटा की. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट इज प्लेसेंटा. सो एक्चुअली हमारे पास कुछ जो सेल्स हैं एम्ब्रियो के, वो एक्चुअली ग्रो होते हैं एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में, और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा. नाउ स्टूडेंट्स, जो प्लेसेंटा है जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और एम्ब्रियो को ये कवर कर रहा है, एक्चुअली ये कनेक्ट होता है किसके साथ, विद द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये एक्चुअली कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को विद द प्लेसेंटा. अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसकी कनेक्शन कैसी है, कैसे जो एम्ब्रियो है वो डिफरेंट लेयर्स में सराउंडेड होता है ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके और न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो सके, ये हम डायग्रामेटिकली नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जो प्लेसेंटा है जो कि लेयर ऑफ सेल्स है, सो इसका मतलब ये एक टिश्यू है. सो इसमें मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं, प्लेसेंटा में जो मौजूद ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत क्लोजली इंटैक्ट होती हैं विद द यूटेरस, और यूटेरस आपके पास वो पार्ट है जिसमें एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है. एंड यू शुड नाउ नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांटेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, जो यूटेरस है और जो प्लेसेंटा है उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड होती हैं ताकि क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हो सके, यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो सके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फ्रॉम द डेवलपिंग चाइल्ड थ्रू दी मदर्स ब्लड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज चाहिए, एमाइनो एसिड्स चाहिए, फैटी एसिड्स चाहिए, जो कि आगे जाके डेवलप होंगे इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, ऑर्गेनेलीज, और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मिलके सेल बनाती हैं, सेल मिलके टिश्यू, और टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो 9 मंथ्स में डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप करता है. आईज है, स्किन है, किडनी, हार्ट, डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये तमाम ऑर्गन्स, ये तमाम टिश्यूज, ये तमाम सिस्टम बनने के लिए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स चाहिए होता है. सो वो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स जो है एम्ब्रियो से प्लेसेंटा को पहुंचता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो प्लेसेंटा है वो मां की बॉडी के साथ मींस यूटेरस के साथ कनेक्टेड होती है, जिसके जरिए जो मदर है वो जितना भी फूड डाइजेस्ट करेगी उसमें से जो डाइजेस्टेड फूड है कुछ मटेरियल मदर अपनी बॉडी के लिए यूज करेगा और कुछ मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो व्हाट वुड हैपन कि यूटेरस से यूजफुल मटेरियल आएगा प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा में एक्चुअली क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि यूटेरस के साथ कनेक्टेड होती हैं. सो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लेसेंटा को पहुंचेंगे, प्लेसेंटा जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा किसको, टू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है इट विल परफॉर्म ऑर्गेनोजेनेसिस, या हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और डेवलपमेंट होगी. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो
कि जब हमारी बॉडी में बहुत सारे एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं कि जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो होगी, सो एम्ब्रियो जो है उन मटेरियल्स को यूज करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएगा, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलीज, और इसी तरीके से फॉर्मेशन होगी एक फुल बॉडी की। सो इस फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम रिस्पायरेशन की बात करें, सो जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो रिस्पायर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एम्ब्रियो से, वो फीटस से ट्रांसपोर्ट होगी व्हाट, थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए वेस्ट मटेरियल आएगा टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो वेस्ट मटेरियल देगा यूटेरस को। सो यूटेरस में ब्लड वेसल्स होंगी, तमाम के तमाम वेस्ट मटेरियल मदर्स की ब्लड में जाएगा, और जब वो किडनी में पहुंचेगा, so it will excrete different nitrogen containing compounds or other unuseful substances. So dear students, जो प्लेसेंटा है इसकी फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके वेस्ट मटेरियल्स की और उसके साथ साथ यूजफुल मटेरियल्स की। उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा है इट कवर्स द एम्ब्रियो, तो मतलब प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक्चुअली कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को विद द प्लेसेंटा। सो अगेन एम्ब्रियो, फॉर एग्जांपल दिस इज एम्ब्रियो सराउंडेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड विद व्हाट, प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स कनेक्टेड हैं विद द यूटेरस। सो यूटेरस से यूजफुल मटेरियल आएगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से टू द एम्ब्रियो ट्रांसफर होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लेसेंटा है ये फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं जो कि एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करती हैं। सो इसके लिए हम जाते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ बोर्ड में आप ये समझ गए हैं कि प्लेसेंटेशन क्या होती है, प्लेसेंटा है क्या, प्लेसेंटा एक्चुअली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ यहां पे हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि प्लेसेंटा और साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स कैसे बनती हैं और एम्ब्रियो को वो कैसे सराउंड करती हैं एंड व्हाट दे डू। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोमर स्टेज से गुजर के मोरूला स्टेज में आएगा, देन ब्लास्टोसिस्ट में आएगा, देन ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो है what will happen, gastrula stage में आएगा। So in the gastrula stage the embryo consists of what, of 3 germinal layers. One is called as the ectoderm, the second one is called as the mesoderm, and the third one is called as the endoderm. Now students, जो ectoderm है उसको हम यहाँ पे blue line से show कर रहे हैं। जो mesoderm है they can be denoted with the red cells और red color, और साथ साथ में जो एंडोडर्म है इट कैन बी शोन विद व्हाट, विद द ब्लैक लाइंस। नाउ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास गैस्ट्रूला जो है उसमें ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। सो यहां पे आप नोट ये करेंगे कि जो मीजोडर्म है वो कनेक्टेड है विद द एक्टोडर्म, इसी तरह मीजोडर्म जो है वो कनेक्टेड है विद द एंडोडर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों के दोनों कनेक्टेड होंगे तब हम इनको क्या बोलेंगे, और जब ये दोनों के दोनों कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, सो इकट्ठे एक्टोडर्म और मीजोडर्म को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन, और उसके साथ साथ मीजोडर्म और एंडोडर्म जो कंबाइंड फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मीजोडर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन्स आप याद रखें, और जब हमारे पास ये गैस्ट्रूला जो है ये डेवलपमेंटल फेजेस से गुजरेगा, सो व्हाट विल हैपन कि जो इनर सेल मास्क है वो एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाएंगे, और वो एम्ब्रियोनिक डिस्क में होगी न्यूरुलेशन, जिसकी वजह से एक सी शेप्ड बेबी बनेगा जिसकी ह्यूमन प्रोफाइल होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो एरिया है जो कि आपको ये रेड कलर से शो हो रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द मीजोडर्म जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है। सो जो ये मीजोडर्म है ये एक्चुअली क्या कर रही है, एज यू नो कि ये मीजोडर्म जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाएगी, और उसके साथ साथ ये जो आपके पास पोर्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज अ डेवलपिंग फीटस, या हम कह सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये सारे का सारा एम्ब्रियोनिक गट होगा, साथ में न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन भी हुई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो यहां पे मीजोडर्म है वो एक्चुअली ये तमाम फॉर्मेशन एक सी शेप बेबी को तो डेवलप करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो मीजोडर्म है वो एम्ब्रियो से बाहर कुछ और अरेंजमेंट में जाती है, जिसके नतीजे में 2 सैक्स बनते हैं, 2 थैलियां बनती हैं जो कि कनेक्टेड है विद व्हाट, विद द एम्ब्रियो। एक थैली कहलाती है यॉक सैक
और दूसरी थैली कहलाती है एलेंटॉइस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये यॉक सेक है और ये एलेंटॉइस है, ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और वेस्ट मटेरियल्स के कलेक्शन में हेल्प करेगी। लाइक यॉक सैक जो है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि सप्लाई होंगे टू द एम्ब्रियो जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है। नाउ उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो है इसकी सराउंडिंग में सबसे बाहर जो ये लेयर ऑफ सेल जो कि ब्लू से शो हो रही है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द एक्टोडर्म। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्टोडर्म है इसको हम एमनियन भी बोल सकते हैं। और ये जो फुल सारी की सारी लेयर जो है जो कि एम्ब्रियो को कवर कर रही है, लेकिन इस लेयर में, इस मेम्ब्रेन में व्हाट वी हैव, ये सारी की सारी खाली जगह मौजूद है। ये जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब इम्प्लांटेशन होती है, सो इम्प्लांटेशन में जो एम्ब्रियो है उसके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज द ट्रोफोब्लास्ट। वो क्या कहलाते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि एम्ब्रियो साथ में एक्टोडर्म जो कि अब एमनियन है, साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है, इसको कवर कौन कर रहा होगा? दैट विल बी कवर्ड बाय व्हाट, दैट विल बी कवर्ड बाय द कोरियन लेयर व्हिच इज व्हाट, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है, सो जो इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो जो स्ट्रक्चर लेता है उसमें जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि डेवलप होगी एक मेम्ब्रेन में और वो कवर करेगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को, एम्ब्रियो को। ये लेयर क्या कहलाएगी जो कि यहां पे ब्लू लाइन से शो हुई है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द कोरियन। नाउ स्टूडेंट्स, जो कोरियन है इसकी जो ये सेल्स हैं, व्हाट दे विल डू कि ये सिक्रीट करेंगे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। They will secrete what, digestive enzymes। और ये digestive enzymes जो हैं what they will do कि यूटेरस में ये एक्चुअली उसमें सुराख पैदा करेंगे ताकि जो एम्ब्रियो है वो फुली इम्प्लांट हो सके इन दी यूटेरस, जो कि हम पीछे इम्प्लांटेशन में पढ़ चुके हैं। सो जो ये कोरियन लेयर जो है ये यूटेरस के अंदर मूव करती जाती है, सो इट डेवलप्स व्हाट, इट डेवलप्स द ब्लड वेसल्स। इट डेवलप्स व्हाट, ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये एक्चुअली कनेक्ट हो जाती हैं किसके साथ? इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ। और इस कनेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा है? दैट इज द कोरियन, जो कि एक्चुअली क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा, यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो को नीचे ले जाता जाएगा और साथ में ब्लड वेसल्स जो है जब यूटेरस की पहुंचेगी वहां पे ये जो कोरियन है ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होगा। किसकी ब्लड वेसल्स? विद द फीमेल, जो मां है उसकी ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्शन। सो ब्लड वेसल्स कनेक्ट हो गए हैं इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ। एक्चुअली इस कनेक्शन में हेल्प किसने की है? कोरियन ने, जो कि एक्चुअली क्या थी? ट्रोफोब्लास्ट थी। और ये जो लेयर है ये आगे जाके डेवलप होगी किस चीज में? इनटू द प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा जो है वो कनेक्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स को फीमेल मदर की यूटेरस के साथ, जो कि डेवलप हो रहा है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द कोरियन। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज द एम्ब्रियो सराउंडेड बाय व्हाट, एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म, जिसको आप एमनियन बोलते हैं। एक्टोडर्म और एमनियन के बीच में जो खाली कैविटी है दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इसके ऊपर जो कि ये ब्लैक लाइन में आपको शो हो रहा है, शेडेड एरिया जो है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म, जो कि यही मेसोडर्म है जो कि उससे पहले हमने बात की। सो इट इज ऑल्सो कवरिंग व्हाट, इट इज ऑल्सो कवरिंग द एम्ब्रियो। नाउ उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस कि हमारे पास अब ये जो सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म है ये एक्चुअली अब हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड है किसके साथ? विद द एक्टोडर्म। सो एक्टोडर्म जब कनेक्ट होगा किसके साथ? विद दिस सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन। सो कनेक्शन के तौर पे भी काम कर रहा है। दैट लेयर इज सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। और ये जो मिलकर इकट्ठे कहलाती हैं कौन कौन सी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की लेयर मतलब एक्टोडर्म और साथ साथ में सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। ये कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाएंगे? सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन कहलाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के बाहर सीलोम, सीलोम के बाहर
सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन, सोमैटोप्लूरिक मेम्ब्रेन के बाहर कोरियन, और कोरियन के बाहर क्या होगी, कोरियन के बाहर ये कॉन्टिन्यूअस ऐसे ब्लड वेसल्स आती जाएंगी जो कि कनेक्ट होंगी इस तमाम एम्ब्रियो के साथ. सो दिस इज व्हाट, ये जो वेसल्स हैं इसके जरिए मदर्स ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा किसको, टू दिस कोरियन जो कि ट्रोफोब्लास्ट है. नाउ स्टूडेंट्स, जो कोरियन है वो एक्चुअली कनेक्टेड होगा विद द डेवलपिंग एम्ब्रियो, किस चीज के जरिए, थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड. सो placenta is actually connected with the developing embryo through what, through the umbilical cord. So dear students, ये हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन है जिसमें एम्ब्रियो, देन एक्टोडर्म, देन व्हाट वी हैव दिस ब्लैक लाइन जो कि क्या है, सोमैटोट्रॉफिक मेसोडर्म है. इससे ऊपर क्या है, वी हैव द कोरियन, और वो कोरियन डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है ताकि कनेक्ट हो सके विद द ब्लड वेसल्स. ये कोरियन आगे जाके डेवलप होगी किस चीज में, इनटू द प्लेसेंटा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 9 मंथ्स जो है वो गुजर जाते हैं और इन 9 महीनों के दौरान जो ये प्लेसेंटा है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स को एम्ब्रियो के साथ. सो इसका मतलब कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्शन भी कर रहा है. नाउ व्हाट वुड हैपन आफ्टर द 9 मंथ्स, 9 मंथ्स पूरे होने से पहले व्हाट वुड हैपन कि जो फीटस है उसका जो हेड है वो एक्चुअली मूव करेगा टुवर्ड्स द यूटेरस, मतलब सर्विक्स से ऊपर. और यूटेरस और सर्विक्स क्या है, दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जो सर्विक्स है ये एक्चुअली ओपनिंग है टू द वेजाइना. सो बिफोर 9 months, what would happen? The head of the baby, of the fetus, will move towards the uterus, which is above the cervix. Now, dear students, जब प्रेगनेंसी खत्म होगी, डिलीवरी आएगी, so what would happen? कि यहां पर जो ये एमनियन है, ये सारी की सारी खाली जगह, यहां पे कैविटी होगी, यहां पे फ्लूइड होगा, and that is what, that is the amniotic sac. जो amniotic sac है, during the delivery it will break up. ये जब फटेगी सो एम्ब्रियो जो है वो बाहर की तरफ आएगा. सो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, व्हाट वुड हैपन कि बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड होगा जो कि फीमेल्स की प्लेसेंटा के साथ जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर है प्रोटेक्ट कर रही है एम्ब्रियो को, वो भी साथ होगी. सो व्हाट विल बी डन, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज एक्चुअली व्हाट, इट इज कट ऑफ, उसको काट दिया जाता है. एंड आफ्टर द डिलीवरी व्हाट वुड हैपन कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी जो यूटेरस है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेगा. क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द डिलीवरी हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है जो कि यूटेरस की वॉल्स की रिलैक्सेशन करेगा, जिसके नतीजे में वो ओपन होंगे और बच्चा जो है उसका जो हेड है वो एक्चुअली एज अ वेज काम करेगा ताकि वो बाहर निकल सके. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब बच्चा बाहर आता है सो अम्बिलिकल कॉर्ड उसके साथ कनेक्टेड होगी, उसको काट दिया जाता है. सो जो रिमेनिंग अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की बॉडी के साथ, उसके पेट के साथ लगा होता है, वो कुछ दिनों में खुश्क हो जाता है, इट ड्रेन्स ऑफ, वो गिर जाता है और नाफ रह जाती है. उस नाफ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द नेवल. सो स्टूडेंट्स, आपको याद ये रखना है कि जो नाफ है वो एक्चुअली क्या है, ये वो पॉइंट है जहां से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होगी विद द प्लेसेंटा. जो प्लेसेंटा है, क्लियर, प्लेसेंटा कनेक्टेड है विद व्हाट, विद द यूटेरस, जो कि यहां पे ब्लड वेसल्स मैंने बताई. उसके साथ साथ जो प्लेसेंटा है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी, लाइक एमनियन आपके पास मौजूद होगा, सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म आपके पास मौजूद है, स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म मौजूद है. डिसऑर्डर स्टूडेंट्स, ये तमाम की तमाम जो लेयर्स हैं इनको हम समराइज कर सकते हैं इंतहाई सिंपल फॉर्म में, जो कि आपके एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. सो मूव करते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट, बाय द प्लेसेंटा. बट उसके साथ साथ कुछ एम्ब्रियो के बाहर वाली सतह पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं. सो उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को हम समराइज कर सकते हैं कैसे, कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उसमें फर्स्ट वन आपके पास क्या है, दैट इज द एमनियन, द सेकंड वन इज द यॉक सैक, the third one is the allantois and the fourth one is the chorion. जो amnion है ये actually बनी होती है from ectoderm and mesoderm. yolk sac बना होता है from endoderm and plus mesoderm. जो allantois है ये बना होता है from endoderm plus mesoderm. और जो chorion है ये बना होता है trophoblast plus mesoderm.
नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो एमनियन है जो कि एक्टो और मीजो की कंबाइंड फॉर्म से बना है, ये एक्चुअली क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस द एमनियोटिक फ्लूइड। सो जो एम्ब्रियो है वो डूबा होगा एमनियोटिक फ्लूइड में, क्योंकि एमनियन मेम्ब्रेन जो है, एमनियोटिक सैक, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है ना। उसके साथ साथ जो यॉक सेक है ये एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन, और यॉक सेक बनता है फ्रॉम एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और पीछे बोर्ड में हमने पढ़ा कि आपके पास एक्टो और मीजो मिलकर क्या करती हैं, एक सिंगल मेम्ब्रेन के तौर पे नजर आती हैं, और साथ साथ में इंडो और मीजो भी एक सिंगल मेम्ब्रेन की तरह। सो ऑल ऑफ देम विल डेवलप इनटू सम काइंड ऑफ लेयर्स जो कि प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेंगी। लाइकवाइज जो एलेंटॉइस है जो कि एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होती है, इट इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म एंड इट विल परफॉर्म व्हाट, जो एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो तमाम की तमाम जो एम्ब्रियो है, लाइक सी शेप एम्ब्रियो है, इसके बाहर दो थैले से मौजूद है। ये जो दो थैले हैं ये एक्चुअली यॉक सेक है, और दूसरा क्या है, दैट इज द एलेंटॉइस। यॉक सेक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, एलेंटॉइस में एक्सक्रीटरी मटेरियल्स आएगा, और इस एम्ब्रियो को कवर कौन करेगा, दैट एम्ब्रियो विल बी कवर्ड बाय व्हाट, बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एंड amniotic membrane will be covered by the what, by the chorion, और chorion बना है ट्रोफोब्लास्ट पर मीजोडर्म से। ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, they make what, they make the placenta। So dear students, simple concept है, formation of placenta is called placentation। placenta का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल, और साथ साथ में प्रोटेक्शन। अब जो प्लेसेंटा है वो डेवलप कैसे होती है कि एक्चुअली हमारे पास जो एम्ब्रियो है इट इज सराउंडेड बाय व्हाट, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट है, और ट्रोफोब्लास्ट जो है इट विल एक्चुअली डू व्हाट, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो कोरियन में डेवलप होगा, और कोरियन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करके यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो को नीचे बिठाता जाएगा। कब तक, जब तक कि ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच जाती। ब्लड वेसल्स जो है वो भी थोड़ी सी डाइजेस्ट होंगी ताकि कनेक्शन डेवलप हो सके बिटवीन द प्लेसेंटा, द यूटेरस, और प्लेसेंटा एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होगा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम प्रोसेस क्या है, प्लेसेंटेशन है, जिसमें ये पॉइंट्स आपके लिए एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ना स्टूडेंट्स, जब एक बेबी जो है बिफोर 9 मंथ्स उसका जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ आता है। सो 9 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, डिलीवरी का वक्त आता है, सो व्हाट वुड हैपन कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो फ्लो होगा, वो यूटेरस की वॉल्स को ओपन करेगा, उसको रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ओपन करेगा, ताकि बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स से बाहर, वेजाइना से बाहर, जिसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, उससे आए, और जो हेड है वो एक्चुअली एज अ वेज काम करती है ताकि यूटेरस जो है इट कैन ओपन। सो बच्चा जो है जब वो बाहर आएगा उसकी साथ अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद नाफ जो है वो हम कह सकते हैं कि रह जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, सो व्हाट वुड हैपन, वो जैसे ही पैदा होगा, सो बाहर टेम्परेचर क्या है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द इनसाइड मदर्स बॉडी। सो बच्चे का नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑन होगा, सो और उसके साथ साथ उसके जो लंग्स हैं वो भी बंद होते हैं। सो जैसे ही बाहर आएगा एयर उसकी बॉडी में मूव करेगी, जब बॉडी में मूव करेगी सो द बेबी विल क्राई। सो उसका रोना जो है वो दुनिया में उसका पहला काम है, और वो किस वजह से होता है, एक्चुअली जो रोना है वो रिस्पॉन्स है किसके लिए, टू द टेम्परेचर, और साथ साथ में एयर फ्लो इनटू द लंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, जब बच्चा जो है वो रोता है, सो उसकी कुछ देर बाद जो है बच्चे को दूध पिलाया जाएगा। सो व्हाट वुड हैपन कि हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है कि प्रेगनेंसी के 9 महीनों में व्हाट हैपन्स, जो मदर्स बॉडी है उसके जो मैमरी ग्लैंड्स हैं, और मैमरी ग्लैंड्स के अंदर जो डक्ट्स मौजूद हैं वो थ्रू आउट द मैमरी ग्लैंड डेवलप होती हैं बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। नाउ ये हार्मोन्स जो है ये तमाम की तमाम मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट करेंगे। सो इस डेवलपमेंट, ये जो प्रिपरेशन हो रही है, ये प्रिपरेशन किसके लिए है, फॉर व्हाट, फॉर द लैक्टेशन, दूध पिलाने के लिए है। सो बच्चा जैसे ही पैदा होगा, मां के जो मेमोरी ग्लैंड्स है दे विल गेट एक्टिवेटेड, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और बच्चा जो है वो सकलिंग के जरिए क्या करेगा, मिल्क को लेगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, इसी बात को रिपीट करते हैं। स्पेशली प्रिपेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अंडर वेल डिफाइंड हार्मोनल एक्टिविटी, मतलब
कि स्पेशली प्रिपरेशन होती है मैमरी ग्लैंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान, किसकी वजह से? वेल डिफाइंड हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से, जिसके नतीजे में सेक्रेटरी डक्ट्स जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स में डेवलप होंगी एंड दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग व्हाट? दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द मिल्क। बट ये मिल्क प्रोडक्शन कब होगी? एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी खत्म होगी, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। सो डियर स्टूडेंट्स, बच्चा जैसे ही सकलिंग करेगा सो डायरेक्टली जो है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क नहीं आएगा, बल्कि एक व्हाइट कलर का लिम्फ होगा, व्हाइट दूध की तरह व्हाइट नहीं, इट विल बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो वो एक्चुअली जो लिम्फ है जो कि वाटर की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। जो कोलोस्ट्रम है ये एक्चुअली सबसे पहला इजेक्ट होने वाला लिक्विड है फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। नाउ जो कोलोस्ट्रम है इसमें क्या मौजूद होती है? देयर आर व्हाट? एंटीबॉडीज, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं टू द चाइल्ड, ताकि बच्चा जो है वो किसी किस्म के बहुत सारे जो एंटीजेंस है उसके खिलाफ किसी हद तक फाइट कर सके। सो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो फ्लो करती हैं फ्रॉम द मदर्स बॉडी, फ्रॉम द मदर्स मेमोरी ग्लैंड, और मिल्क से पहले जो वो ये ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कोलोस्ट्रम। नाउ इसके बाद मिल्क जो है वो स्टार्ट होगा एंड जो दूध है वो दिया जाता है बच्चे को। उसका हक कितना है? 2 साल का है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब तक मां दूध पिला रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, या मां का दोबारा से प्रेग्नेंट होने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? कम होगा। लेकिन ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग फिर भी प्रेगनेंसी दोबारा से हो सकती है। बट जब तक 2 साल तक दूध पिला रहे हैं सो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स कुछ औरतों में बंद रहता है, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रेग्नेंट नहीं आती और इस तरह बच्चों के बीच में वक्फा भी आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो मिल्क प्रोडक्शन है, दैट इज व्हाट? लैक्टेशन। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें जो मदर है उसमें हार्मोनल एक्टिविटी एक्चुअली नॉर्मल नहीं होती, जिसकी वजह से जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो फुली डेवलप नहीं होते और मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होती है या नहीं होती। सो बच्चे को बॉटल फीड किया जाता है, उसको फीडर पिलाया जाता है। जो फॉर्मूला मिल्क है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो फॉर्मूला मिल्क बच्चे को पिलाए जाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ जो औरतें हैं, कुछ जो माएँ हैं, दे are worried about their figure, so वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती and what they do, वो बॉटल फीडिंग पे जाती हैं। so ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग जो है इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है। सबसे यूजफुल क्या है? वो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग है। सो ब्रेस्ट फीडिंग बॉटल फीडिंग से क्यों अच्छी है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इन द 4th पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रेस्ट फीडिंग है और जो बॉटल फीडिंग है उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मौजूद है। सो अगर हम इनका तकाबली जायजा लेते हैं तो पता ये चलता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट हैज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो एक्चुअली एक बैलेंस्ड डाइट है। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, साथ साथ में लिपिड्स आपके पास आ जाती हैं, ये तमाम की तमाम एक प्रॉपर अमाउंट में एक बैलेंस तरीके से मौजूद होती हैं, जो कि बॉटल फीडिंग में नहीं है। साथ साथ में जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका या ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा यह है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक्चुअली क्या है? इजीली डाइजेस्टेड है। बच्चे की बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। और साथ साथ में जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ऑलवेज परफेक्ट होता है, किसके लिहाज से? टेम्परेचर के लिहाज से, कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बल्कि एक नॉर्मल एक परफेक्ट टेम्परेचर होगा। और साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये रेडिली अवेलेबल होगा एनीवेयर, कहीं पे भी बच्चे को भूख लगती है सो मां उसको इजीली दूध पिला सकती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बॉटल फीडिंग है इसकी तमाम बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एक एडवांटेज है, और वो एक एडवांटेज क्या है? दैट एनीवन कैन फीड द बेबी। जो बॉटल फीडिंग है इसका फायदा यह है कि कोई भी बच्चे को फीड कर सकता है, लेकिन जो बॉटल फीड है वो कभी भी आपके पास ब्रेस्ट मिल्क के इक्वल नहीं है। और इसकी जो बॉटल फीडिंग है इसकी बहुत सारी क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं। सो वो डिसएडवांटेजेस हमारे पास कौन सी हैं? नंबर 1 कि जो बॉटल फीडिंग है ये एक्चुअली
एक गैर सेहतमंद एनवायरनमेंट बनाता है, सर्कमस्टांसेस बनाता है बेबी के लिए. सो इट क्रिएट्स अनहाइजेनिक कंडीशंस फॉर द बेबी. उसके साथ साथ जो बॉटल फीडिंग है, इट इज वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस, क्योंकि बॉटल फीडिंग में आपके पास बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बच्चे को ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बॉटल है वो अच्छे तरीके से स्टेरिलाइज हो सके, लेकिन हमेशा आइडियल कंडीशंस नहीं होती. सो बच्चा जो है वो वल्नरेबल होता है किसके लिए? इन्फेक्शंस के लिए. और उसके साथ साथ जो बॉटल फीडिंग है, इसके नतीजे में बच्चे को इनडाइजेशन हो सकती है, साथ में बहुत सारी स्टमक डिसऑर्डर्स जो है, मैदे की डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकती हैं. उसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बॉटल फीड जो है, जो फार्मूला मिल्क है व्हाट बॉटल फीडिंग में आपके पास क्या आती है? फार्मूला मिल्क है. सो जो फार्मूला मिल्क है, कुछ बेबीज जो है उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो डिफिकल्टी होती है. और साथ साथ में जो बच्चा है, बॉटल फीडिंग की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज जो है वो डेवलप हो सकती हैं. और अगर बॉटल फीडिंग के नतीजे में एलर्जीज आती हैं, सो इन एलर्जीज के नतीजे में इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, क्राइंग आफ्टर फीडिंग, बच्चे को फीड करने के बाद वो रोता है, नोजिया, वोमिटिंग होती है, उल्टियां होती है, बच्चे का जो दिल है वो खराब रहता है, मतलब वोमिटिंग बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो फीडिंग पे अक्सर नहीं जाएगा और कमजोर से कमजोर होता जाएगा. साथ में जो बॉटल फीडिंग है, इट कैन कॉज डायरिया एंड इट कैन ऑल्सो कॉज व्हाट? स्किन रैशेस. सो इन तमाम पॉइंट से हमें पता ये चला कि बॉटल फीडिंग कदरे बेहतर नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है बच्चे के लिए. सबसे बेस्ट फीड पहले 2 साल में बच्चे के लिए क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज द ब्रेस्ट मिल्क. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, प्लेसेंटेशन एंड देन व्हाट? लैक्टेशन. प्लेसेंटेशन और लैक्टेशन के दौरान के इस टॉपिक के बीच में, प्लेसेंटेशन और लैक्टेशन के बीच के टॉपिक्स में हमने ये भी बात की कि जब डिलीवरी होती है, सो उसमें एक्चुअली कौन सी हैपनिंग्स होती हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसकी काटी जाती है, बच्चा रोता है, पहला रिस्पॉन्स वो दुनिया में आने के बाद देता है. सो इन तमाम बातों पे भी हमने बात की. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के टॉपिक का इख्तिताम करते हैं. आपसे नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.